Hello everyone, welcome to today's video on introduction to molecular spectroscopy. First of all, we will see the definition of molecular spectroscopy. Molecular spectroscopy is a branch of physics that deal with the interaction of light with matter at the molecular level. It is a powerful tool that enables us to study the structure and dynamic of molecule, including their electronic, vibrational and rotational state. इस लैंग्वेज को हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। जैसे कि प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने देखा कैसे आप एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा से एटम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मॉलिक्यूलर के स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे और उस स्पेक्ट्रा से हम मॉलिक्यूलर की स्ट्रक्चर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल के बारे में गैदर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें क्या क्या बताती है। तो देखिए, जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारा दो तरह का हो सकता है। या तो हो सकता है होमोन्यूक्लियर या फिर हो सकता है हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर क्या मॉलिक्यूल बनता है कैसे हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के पास आते हैं और वो बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड कोई भी हो सकता है, कोवलेंट हो सकता है, मेटालिक होता है, वंडरवाल बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोई भी बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड से जब वो पास आते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, तो उस जो स्ट्रक्चर बनती है वहाँ से उसको क्या कहते हैं? हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मान लो कि सबसे स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? जब दो एटम साथ में होंगे, तो दो एटम जब साथ में होंगे तो वहाँ से होमोन्यूक्लियर भी बन सकता है और हेटेरोन्यूक्लियर भी बन सकता है। होमोन्यूक्लियर का मतलब जब दोनों के दोनों एटम जो हैं ये सेम हो। जैसे कि एग्जांपल है H2O2 N2, ये सब क्या है? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हैं। हेटेरोन्यूक्लियर मतलब जब दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो हैं अलग अलग हो। जैसे HCl है, HBr है या फिर HCN है। तो ये क्या है? आपके हेटेरोन्यूक्लियर की एग्जांपल हैं। तो देखिए, पहले इसको समझने से पहले मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, तो हम पहले समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्टेट हो सकती है। जैसे कि हमने एटॉमिक में पढ़ा कि सेंटर में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को, जब इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड में जाता है या उस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जाता है, उस ट्रांजिशन की वजह से आपको जो स्पेक्ट्रा मिल रहा था उसको हम कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इन केस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल में ये सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल एटम नहीं है, वहाँ पे नंबर ऑफ एटम। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेके चले कि हमारे पास क्या है? दो एटम्स हैं जिनकी हेल्प से मॉलिक्यूल बना है। तो इसके अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होंगे और इस एटम के अपने इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होंगे। तो इनकी वजह से जब ये पास आते हैं, जब वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, उसकी सिमेट्रिक सर्कुलर नहीं रहती है। यहाँ पे किस तरह की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसे दी गई है, वो बोनहोफर हैमर अप्रोक्सीमेशन से दी गई है। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट उसमें से कुछ पोर्शन हम उठाएंगे कि कैसे उस अप्रोक्सीमेशन से आप मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, एक मॉलिक्यूल जब बनता है तो ये मॉलिक्यूल बना जैसे कि एक ये आपने न्यूक्लियस ले लिया, दूसरा न्यूक्लियस ये है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन जो इसके अराउंड रिवॉल्व करे, इसके जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मिलके कुछ इस तरह से क्लाउड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लाउड करे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी न्यूक्लियस है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। एक तो फोर्स ये चल रहा है, दूसरा क्या है कि ये न्यूक्लियस है, इसके अपने इलेक्ट्रॉन हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके अपने इलेक्ट्रॉन थे। ये वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? अट्रैक्शन भी यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल की अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, तो ऑब्वियसली होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा ही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आएगा, जैसे कि हमने एटम में पढ़ा है। उसके अलावा कौन कौन से स्पेक्ट्रा यहाँ पे पॉसिबल हैं वो देखिए। एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल जो है इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो देखिए ये क्या कर सकता है? इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है? वो रोटेट कर सकता है इस तरीके से। इस एक्सिस के
अबाउट रोटेट कर सकता है, ये वाइब्रेट कर सकता है। तो वाइब्रेशन की वजह से जो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कह देंगे। जब ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट तो उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है आपको उसको रोटेशन स्पेक्ट्रा कह देंगे। एटम के केस में वाइब्रेशनल और रोटेशनल आपको नहीं मिलता है, सिर्फ कौन सा स्पेक्ट्रा मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है। तो मॉलिक्यूल में ये चीज़ आके कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के साथ साथ आपको वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी देखने को मिलता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। ये वाला फोर्स जो है प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, इसकी जो फॉर्म होगी हम कह सकते हैं सम के Q1 चार्ज, मान लो प्रोटॉन का चार्ज दूसरे प्रोटॉन का चार्ज ओवर आर सेपरेशन बिटवीन दिस टू न्यूक्लियस, ऐसा होगा। पॉजिटिव साइन के साथ होगा, यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल, ये लेट अस कंसीडर दिस इज V1, ये हमारा हो गया V2, वो क्या होगा -KPE/R होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो पोटेंशियल है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है 1/r के साथ, और जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है -1/r के साथ। अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि आपका जो पोटेंशियल कर्व है वो कैसे जाएगी, तो देखिए जब आप 1/r ड्रॉ करते हैं तो 1/r जो टर्म आती है वो इस तरीके से आ जाती है। दिस इज़ 1/r टर्म, यानी आप कह सकते हैं रिपल्सिव पोटेंशियल कर्व है। -1/r को अगर ड्रॉ करें तो -1/r इस तरीके से टर्म आती है। तो दिस इज़ योर -1/r टर्म, आप इसको कह सकते हैं वो कैसी है, अट्रैक्टिव। जब इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आती है उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके से बन जाती है। लेट अस कंसीडर दिस इज द आर पोजीशन, और यहाँ पे आप एनर्जी को बता रहे हैं। तो ये फॉर्म जो आएगी वो पोटेंशियल की फॉर्म इस तरीके की आ जाएगी हमारे पास। दिस इज द पोटेंशियल कर्व फॉर मॉलिक्यूल, और ये आपकी एनर्जी जो है वो है V मिनिमम। यहाँ पे V मिनिमम का मतलब है यहाँ पे आपके जो दोनों फोर्सेस है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और इस पोजीशन पे जो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है उसको हम बोलते हैं आर इक्विलिब्रियम, यानी कि वो सेपरेशन क्या है, इक्विलिब्रियम का सेपरेशन है। यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल सिचुएशन में है। अगर हम कर्व की इस डायरेक्शन की बात करें, इस डायरेक्शन का क्या मतलब है, जब आप इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने का मतलब है आप दोनों एटम के दोनों न्यूक्लियस को दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, रिपल्शन तो क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो लेकिन फिर भी आप क्या करते जा रहे हैं, दूर लेके जाते जा रहे हैं, दूर लेके जाते जा रहे हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब वो जो मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट हो जाएगा और अपने इंडिविजुअल एटम्स में सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किसको अप्रोच कर जाएगी, जीरो को अप्रोच कर जाएगी, और ये जो गैप आ जाएगा वो क्या आ जाएगी, आपकी डिसोसिएशन एनर्जी। बट अगर आप इस डायरेक्शन में बात करें जहाँ पे इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन क्या होता जा रहा है, इस कर्व पे कम होता जा रहा है, कम होने का मतलब दोनों मॉलिक्यूल को, दोनों एटम्स को आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। दोनों एटम को जब आप कंप्रेस कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन कम हो रहा है तो जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन है तो इस प्रोसेस को जो है अपोज कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन जो है इस प्रोसेस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बट आप कितना ही कंप्रेस कर लो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो को अप्रोच नहीं करेगी, यानी आपका जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट नहीं होगा। बट एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी विच इज़ हाईली अनस्टेबल, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, आपको इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो इस तरीके की जो कर्व आती है वो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ मॉलिक्यूलर एनी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसे कैसे मिलते हैं। यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को ड्रॉ किया है। ये ग्राउंड स्टेट होगी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनी मॉलिक्यूल। तो ये दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैं, इनकी शेप आप देख सकते हैं इस तरीके की है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के वाइब्रेशन लेवल होंगे, हर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के वाइब्रेशन लेवल होंगे, इसके अपने वाइब्रेशन लेवल होंगे। तो जो ये वाली लाइनें मैंने यहाँ पे शो की हैं वो किसको डिनोट कर रही है, वाइब्रेशनल लेवल्स को ड्रॉ कर रही है, और हर एक वाइब्रेशन लेवल में अपने रोटेशनल लेवल होंगे। तो जैसे इसमें ड्रॉ किया है, इसमें क्या है, हर एक वाइब्रेशन लेवल में अपने रोटेशनल लेवल है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब मिलेगा, जब आपका जो मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन है वो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जब ट्रांजिशन होगा वहाँ से जो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा इस ट्रांजिशन की वजह से, वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होगा।
एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में विद इन द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट अगर वाइब्रेशन लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो वहाँ से जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। और क्योंकि हर एक वाइब्रेशन के अपने रोटेशनल लेवल होते हैं, तो विद इन द रोटेशनल लेवल अगर ट्रांजिशन हो रहा है, यानी सिंगल वाइब्रेशन स्टेट के ही रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, तो आपको प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में यहाँ पे तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं, रोटेशन लेवल भी, वाइब्रेशन लेवल भी, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तो इन्वॉल्व होंगी ही। टेबुलर फॉर्म में हम देख लेते हैं कि तीनों स्पेक्ट्रा के बीच में क्या क्या डिफरेंस होंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि जो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होती है। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा कब मिलता है, जब वाइब्रेशन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो। रोटेशन स्पेक्ट्रा में जब रोटेशनल लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो। जो एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके लिए चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, उसके बाद चाहिए वाइब्रेशन के लिए, देन आपको रोटेशन के चाहिए। तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में जो इन्वॉल्व होती है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसको 1/100 कर दे तो वो वाइब्रेशनल की एनर्जी बन जाती है, विच इज 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका अगर 1/100 कर दे तो वो किसकी बन जाती है, रोटेशनल की, विच इज 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल रेंज को हम देखें तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो यूवी या विजिबल रीजन में मिलता है। जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है वो हमें नियर IR रीजन में मिलता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम कह सकते हैं वो फार IR रीजन में और माइक्रोवेव रीजन में हमें मिलता है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि आपको वाइब्रेशन और रोटेशन स्पेक्ट्रा सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल में ही देखने को मिलेगा। पोलर मॉलिक्यूल से मतलब है जिनके पास अपनी परमानेंट डायपोल, नेट डायपोल मोमेंट हो। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपको होमोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर दोनों में मिलेगा। हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल से मतलब है जिनकी परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो दोनों ही मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। बट वाइब्रेशन और रोटेशन स्पेक्ट्रा दोनों ही किस में मिलते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में मिलते हैं जिनमें अपनी परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, HF लिखा है, HCl लिखा है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है जिनके पास अपनी परमानेंट डायपोल मोमेंट है। टाइप ऑफ एनर्जी लेवल को अगर हम देखें तो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी आपने देखी कि डिस्क्रीट स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, डिस्क्रीट है। वाइब्रेशन लेवल भी डिस्क्रीट है, रोटेशन लेवल भी क्या है, डिस्क्रीट है। तो तीनों ही क्या है, डिस्क्रीट है। अगर आप स्पेक्ट्रा की बात करें तो स्पेक्ट्रा जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपको दिखता है बैंड्स फॉर्म में दिखता है। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा भी बैंड्स फॉर्म में दिखता है, लेकिन रोटेशन स्पेक्ट्रा कैसे दिखता है आपको, लाइन्स की फॉर्म में दिखता है। लाइन्स दिखेंगी और उनकी लाइन्स के बीच में जो स्पेसिंग रहेगी वो नियरली इक्वल रहेगी। इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या मिलती है तो यहाँ देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द नेचर ऑफ इट्स केमिकल बॉन्ड। तो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका और केमिकल बॉन्ड कौन सा है उसमें, उसके नेचर को बताता है। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा हमें पता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड द बॉन्डिंग इंक्लूडिंग बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड लेंथ को बताता है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा और स्ट्रेंथ को बताता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें शेप, साइज और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताता है और उसके साथ साथ रोटेशन कॉन्स्टेंट को भी बताता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। रोटेशन स्पेक्ट्रा से शुरू करेंगे, देन वाइब्रेशन एंड देन वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। थैंक यू।